सुप्रभात बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी। बच्चों फिर से आपके साथ अभी मुलाकात हो रही है। हम अव्यय के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा अव्यय, और अव्यय टोटल कुल मिला के 8 होते हैं, जिसमें से 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा विकारी के 4 भाग देखे। आज बच्चों हम देखने वाले हैं अविकारी के 4। ये अव्यय हैं, कुल मिला के 8 अव्यय होते हैं, ठीक है। और इसमें से 4 हो चुके हैं, हम 4 बचे हुए 4 की तरफ आज बढ़ रहे हैं। अंतिम पड़ाव है ये आपका अव्यय, यहाँ पे समाप्त होने वाला है आज के वीडियो में। बच्चों देखिए अव्यय अव्यय बचे हुए जो 4 बताए मैंने। अविकारी में हमारे है क्रिया विशेषण। पहले मैं बताऊंगा अविकारी किसे कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है, सीधी बात है, शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक शब्दशः अर्थ अगर लेते हैं अविकारी, अ मतलब नहीं, ठीक है, अ मतलब नहीं, और विकार मतलब बीमारी। कहते हो इस विकार से ग्रसित है। किस विकार से? किसी बीमारी से। विकार का मतलब बीमारियां, कमियां। लेकिन यहाँ पे कोई बीमारी नहीं, कोई इंसान नहीं, यहाँ शब्द है, शब्दों का खेल है अव्यय। और इसी शब्द के खेल में ही आज हम ग्रामर भी, व्याकरण सीख रहे हैं। लेकिन विकारी मतलब होता है कमियां या अविकारी, लेकिन इसमें कोई कमियां नहीं, कोई बदलाव नहीं। अविकारी मतलब स्वस्थ के रूप में देखेंगे, ये शब्द बड़े स्वस्थ होते हैं। लेकिन ठीक है, चले अभी हमारे व्याकरण के मुद्दे पे आते हैं। अविकारी अविकारी का मतलब होता है बच्चों, जिस शब्द में चाहे लिंग हो, बहुवचन हो, किसी में भी उसका परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो वचन हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, लिंग हो, किसी भी परिस्थिति में वह शब्द उसका परिवर्तन नहीं होता। अविकार विकार मतलब उसमें बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन आ भी जाए तो किसमें है? विकारी में है। अविकारी मतलब कोई इसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये कहलाता हमारा अविकारी। अविकारी शब्द में पहला हम देखेंगे, समझ में आया? अविकारी और विकारी क्या? विकारी में मतलब जिन शब्दों में परिवर्तन होता हो वह विकारी हो गए, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी हो गए। और आज हम अविकारी शब्दों को देखने वाले, जिसमें किसी भी परिस्थिति में मतलब वह चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे लिंग परिवर्तन करते समय लिंग में परिवर्तन हो जाए, फिर भी उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उन्हें अविकारी कहेंगे, ठीक है। अब अविकारी में हम देखेंगे, पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया हमें पता है, हम विकारी में क्रिया पढ़ चुके हैं। चौथा वाला जो पॉइंट था हमारा, जो था विकारी में, ठीक है। विकारी में चौथा जो पॉइंट हमारा था वह क्रिया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। जो शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बताए, मतलब क्रिया की विशेष जानकारी जो बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा? जो शब्द क्रिया की विशेष जानकारी दे रहा हो, या क्रिया के बारे में कुछ जानकारी बता रहा हो, कुछ बता रहा हो, उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। अब मैंने जैसे कहा राधा अच्छा गाना गाती है। गाती है यह क्रिया है, लेकिन कैसे गाती है? अच्छा, तो अच्छा क्या है? उसका क्रिया विशेषण। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे क्रिया विशेषण, है ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिया क्रिया विशेषण में यहाँ बहुत सारे शब्द दिए, मैंने कुछ लिख दिया, बहुत या ऊपर और कल। जैसे मैंने क्या, वह कल खेलेगा। खेलेगा कब खेलेगा? कल खेलेगा। वह पेड़ के ऊपर बैठा है। बैठना यह क्रिया है बच्चों, बैठना क्या है? उसका क्रिया है, लेकिन कहाँ पे बैठा हुआ? पेड़ पर बैठा हुआ है, तो वो चीज क्या आ जाएगी? ऊपर। ऊपर जो आया, ऊपर जो बताया वो उसकी विशेषता बना, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे और भी शब्द हैं, जैसे ऊपर, जैसे और भी हम क्रिया विशेषण के रूप में देखेंगे। जैसे उदाहरण, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे वह खाना धीरे धीरे खा रहा है। वह खाना
धीरे धीरे खा रहा है। अब खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है? धीरे धीरे खा रहा है। वह तेजी से दौड़ रहा है, वह तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ना यह क्रिया है। कैसे दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। मत तेज वह उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब क्रिया की विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रिया विशेषण समझ में आया। मतलब जो क्रिया की विशेष जानकारी दे उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे मैं जोर जोर से रो रहा था। मैं जोर जोर से रो रहा था। अब रोना तो मेरी क्रिया है, लेकिन कैसे रो रहा था? जोर जोर से। वह हाथ पैर पटक के चिल्ला रहा था या हाथ पैर पटक के रो रहा था। अब रोना यह क्रिया हो गई, लेकिन कैसे? हाथ पैर पटक के। तो यह क्या होगी? क्रिया की जब विशेष जानकारी बता दे वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो बहुत सारे उदाहरण। अब बच्चों अगला हम देखेंगे, इसमें देखेंगे यह क्रिया विशेषण हमारा हो गया। अगला है संबंध सूचक। भैया संबंध सूचक मतलब, सूचक मतलब निर्देशन का निर्देश देना या कोई चीज का दिखाना, निर्देश है ना। सूचक, सूचक बताना, किसी चीज की सूचना देना। अब संबंध सूचक, संबंध सूचक में हम देखेंगे किसका किसके साथ संबंध होता है। जैसे यहाँ पे नाम सर्वनाम होते, संज्ञा होता है, संज्ञा में सर्वनाम होता है, उसके संबंध में उनके बारे में अगर कोई संबंध रखा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध सूचक। समझ में? अब संबंध सूचक का मतलब क्या होता है? उसकी हम जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो प्रेपोजिशन, पोजीशन, भैया उसकी कौन सी स्थिति कौन सी है। संबंध सूचक मतलब क्या होता है? परिस्थिति, पोजीशन उसकी देख लो, उसकी स्थिति क्या है। मतलब जैसे कि विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अब भैया मेरे सामने बैठे हुए हैं तो पोजीशन क्या है विद्यार्थियों की? विद्यार्थी कौन है? संज्ञा है। विद्यार्थी मेरे सामने बैठे, मेरे मतलब मैं कौन हो गया? मेरा शब्द क्या है? यह सर्वनाम हो गया। मतलब यहाँ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दर्शाने वाला जो चीज होता है, जो शब्द होता है, वही संबंध सूचक हो गया। विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए, मेरे सामने, मेरे सामने मतलब यह क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। यही बच्चों बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों सब लोगों को अव्यय में। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? यहाँ बच्चे बड़े गड़बड़ा जाते हैं, बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल डरना नहीं, स्थिति देख लो। स्थिति मतलब ही जैसे इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी तो भी जोड़ लिया करो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं, इसे को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। अब प्रे निकाल दो, पोजीशन को पकड़ लो। भैया उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पे है, बस वही हो गया हमारा संबंध सूचक। वो सूचक बता रहा है, उसकी सूचना दे रहा है वो कहाँ पे है। जैसे कि मैंने कहा विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए, सामने मतलब सामने, यह संबंध सूचक है। जैसे मैंने कह दिया मेरा घर विद्यालय के पीछे है, मेरा घर विद्यालय के पीछे है, तो पीछे क्या आ गया? के पीछे मतलब वह मेरा पोजीशन बता रहा है, मेरी स्थिति बता रहा है मेरे घर की। मतलब घर क्या है? वस्तु है। और मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम और के संबंध को दर्शाने वाले शब्द को ही संबंध सूचक कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम। तो विद्यालय क्या है? संज्ञा है। विद्यालय क्या है? संज्ञा है। समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये। समझ में? तो जैसे अब ये बात बता, वहां पे नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पे ये जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान दो। संबंध सूचक, ठीक है। विद्यालय क्या है? संज्ञा है। अब विद्यालय की विशेषता बता रहा, विद्यालय के बारे बता रहा, उसकी स्थिति बता रहा। कहाँ है? मेरा घर विद्यालय के पीछे। अब के पीछे यह क्या आ गया? उसका संबंध सूचक। अब दूसरा, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं के साथ में, है ना। मैं अपने पिता के साथ चल रहा हूं। के साथ, के साथ मतलब क्या है? उसकी स्थिति बता रहा है, संबंध सूचक बता। के साथ चल रहा हूं, मैं पिता के साथ चल रहा हूं। जैसे मेरा बैग राहुल और मेरे बीच में है। मेरा बैग या मेरा झोला, झोला बोलते हैं, झोला छाप अलग होता है, लेकिन शब्द हिंदी है, बड़ा अटपटा है। आजकल हम लोग बोलते हैं बैग, ठीक है, बैग थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाता है। तो मेरा बैग जो है, या मेरा बैग
मेरे और राहुल के बीच में है। के बीच में क्या आ गया? संबंध सूचक आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंधों के बीच में स्थिति की बात बताई जाती है, उसकी संकेत देता है, संबंध का सूचक बताता है, संबंध बताता है, उसकी स्थिति कहाँ पे, उस चीज की स्थिति कहाँ पे, तो तभी हम उसे कहेंगे संबंध सूचक। समझ में आया? मतलब कि बैग कहाँ है? मेरे और राहुल के बीच में है, के बीच में। जैसे वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वह मेरे आ रहा है, मतलब यहाँ पे वह उसके पीछे आ रहा है या पीछे पीछे। देखो यहाँ पे शब्द दोनों है, यहाँ पे क्रिया विशेषण भी आ सकता है। क्रिया विशेषण क्योंकि आना क्या है? क्रिया है, और पीछे पीछे मतलब क्या है? उसका। लेकिन वह अब कह दे वह उसके पीछे खड़ा है, वह उसके पीछे खड़ा है, तो संबंध क्या आ गया? पीछे, पीछे उसके पीछे खड़ा है। समझ में आया? तो यहाँ पे संबंध सूचक हो जाएगा, वह स्थिति बता रहा है। समझ में आया बच्चों? संबंध सूचक किसे कहते हैं? जब कभी किसी वस्तु या संज्ञा सर्वनाम की के बारे में संबंध का दर्शाया जाता है, सूचित बताया जाता है, सूचना देता है या संबंध बताया जाता है, उसी को हम कहेंगे संबंध सूचक अव्यय। ठीक है बच्चों। अब अगर तीसरा हम बढ़ेंगे, तीसरा क्या है अव्यय? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ये ऐसा बताता है जब दो चीजों के बीच का संबंध बताता है, जब हम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को, दो चीजों को जोड़ने वाला या दो संज्ञाओं को जोड़ने वाला, दो सर्वनाम को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ये सब अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब दो वाक्यों को किससे जोड़ा गया? क्योंकि से। दो वाक्यों को किससे जोड़ा गया? क्योंकि। तो क्योंकि क्या है? यह संबंध सूचक सॉरी यह समुच्चय बोधक अव्यय है। यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्योंकि राम और श्याम विद्यालय गए, राम और श्याम, यहाँ पे देखो संज्ञा आया है, दोनों शब्दों को किससे जोड़ा गया? और शब्द से। राम और श्याम विद्यालय गए या विद्यालय जाएंगे। अब दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया और शब्द से। तो और है, और क्या है? लेकिन है। लेकिन मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई करूंगा, लेकिन घर पे पढ़ाई करूंगा। लेकिन शब्द लगा दिया तो यह भी क्या हो गया? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? जब दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो उसी को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है? और उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा और वह चीज अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी। समझ में आया? जैसे मैं और मेरे पिताजी, मैं और मेरे पिताजी पिकनिक पे जाने वाले हैं। मैं और मेरे पिताजी, यहाँ मैं भी आ गया और पिताजी भी आ गए, दोनों को किससे जोड़ दिया? और से। समझ में आया? दूसरा आ जाएगा जैसे कि वह खेल नहीं रहा है, वह खेल नहीं रहा है या वह खेलता नहीं है। बहुत सारे वाक्य बताते हैं। जैसे वह खेल नहीं रहा है क्योंकि, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है। वह खेल नहीं रहा है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है, चोट आई है। क्योंकि शब्द आ गया वहां पे, दो वाक्यों को जोड़ दिया क्योंकि शब्द से, तो यह क्या हो गया? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चों बहुत सारे ऐसे शब्द आप जब आप उसका रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपका वह चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो करत करत अभ्यास होत मानव सुजान, बहुत अच्छा शब्द है। क्या कहते हैं? करत करत अभ्यास होत मानव सुजान। अगर अभ्यास करोगे तो मानव क्या बनता? सुजान बनता। सुजान का अर्थ है यहाँ पे ज्ञानी या विद्वान या उस चीज का ज्ञाता। उस चीज से आपको ज्ञान हो जाएगा या वो चीज आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिवीजन।
हम हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। तो उसी से बच्चों मेरे वीडियो की इस तरह से देखते रहोगे और उसी में आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका आ जाएगा। अगला हमारा बताया जाता है अगला क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय। ये बहुत ही अच्छा है, सबसे आसान वाला। इसमें कभी कभी बच्चे कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों विस्मयादिबोधक अव्यय में ये वाला निशान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो निशान है, ये वाला अगर निशान आ जाए तो भी आंख मूंद के आप लोग दो कि यह विस्मयादिबोधक अव्यय है, क्योंकि यही उसकी निशानी है। बहुत अच्छी निशानी है, लेकिन कभी कभी बच्चे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये निशान अच्छी तरह से पता है तो कभी बच्चों भविष्य में कभी भूलना मत, यह विस्मयादिबोधक अव्यय है, इसलिए इसका विस्मरण हमेशा रहे। विस्मरण रहे मतलब विस्मयादिबोधक अव्यय। ऐसे शब्दों की तुकबंदी कर लो तो कोई चीज हम कभी भूलेंगे नहीं। क्या कहा मैंने, शब्दों की तुकबंदी, इसको क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। तो इस विस्मय को, इस चिन्ह को कभी विस्मरण मतलब इस चिन्ह का विस्मरण हमेशा रखोगे तो यह चीज आपको आसानी से आ जाएगी। इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं बच्चों, विस्मयादिबोधक अव्यय हम उसे कहते हैं जब कभी हम किसी चीज की या किसी चीज को देख के अपने आप में या अपने आप से कोई चीज का उत्साह भरे वाक्य जब बोलते हैं, किससे, उत्साह भरे वाक्य। देखो यहाँ पे उत्साह भरे वाक्य सिर्फ नहीं आएगा, उत्साह भरे वाक्य कहो चाहे दुख भरे वाक्य कहो, जब दुख से हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं या खुशी से कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बाप रे कितना बड़ा सांप है। क्या कहा मैंने, बाप रे कितना बड़ा सांप है। अब कितना बड़ा सांप है, ये तो मेरी आश्चर्य की बात बताई। मैंने सांप को देखते ही मेरे तो होश उड़ गए, और होश उड़ गए तो मेरे मुंह से शब्द नहीं, बाप रे। तो ये जो बाप रे शब्द है, ये विस्मयादिबोधक अव्यय बताता है। समझ में आ, जैसे वाह क्या बात है, कितनी सुंदर गाड़ी है, वाह क्या बात है। तो ये शब्द क्या आ गया, विस्मयादिबोधक अव्यय में आ जाएगा। हाय रे मैं तो लुट गया पूरे व्यापार में। अब ये शब्द जो व्यापारी होते हैं क्या कहते हैं, हाय रे। जैसे बहुत सारे लोग, आप लोगों को देखा होगा शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं लोग, और अचानक शेयर के रेट धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तब तक बड़े बड़े व्यापारी चिंता में, हाय रे मैं तो बर्बाद हो गया शेयर मार्केट में। तो हाय रे शब्द भी क्या आ जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय। जिसमें हम दुख हो चाहे खुशी हो, आश्चर्य की बातें, जब उसमें आश्चर्यचकित बातें करते हैं तो उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। छी कितना गंदा लिखा है तुमने, छी कितना गंदा तुमने लिखा है, छी कितने गंदे कपड़े तुम्हारे हैं। तो ये भी क्या हो गया, विस्मयादिबोधक अव्यय। हम किसी चीज को तिरस्कृत कर रहे हैं, तिरस्कृत करना मतलब अवहेलना करना, उस चीज की बुराई करना, तब हम कहते छी कितना बदबू मार रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हम कहते हैं, छी कितना गंदा इसका हस्ताक्षर है। और बच्चों के हस्ताक्षर, वाह क्या हस्ताक्षर है इसका। लेकिन वही किसी का घिसा पिटा हस्ताक्षर हो तो कहते छी कितना गंदा उसका हस्ताक्षर, छी वहीं पे तुम्हारा। हाँ बच्चों एक ध्यान रखना, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाना मत भूलना। अगर कभी कहा जाता आपको विस्मयादिबोधक अव्यय बनाइए, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मालूम है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको विस्मयादिबोधक अव्यय का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाइए। कभी कभी वाक्य बनाना भी आता है, और कभी कभी परीक्षा में आपको वाक्य पहचानने के लिए आता है, या कहा जाता है दिए गए वाक्य में वाक्य का भेद बताइए, या शब्द का भेद बताइए, या भेद मतलब भी रहस्य होता है, और अव्यय, या दिए गए वाक्य में अव्यय पहचानिए। तो ऐसे में आपको अव्यय पहचानना है। अगर यह विस्मयादिबोधक अव्यय आपको दिया है तो आपको यह अव्यय लिख देना है। समझ में आया बच्चों। इसी तरह आश्चर्य वाली बातों को लेकर ही हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। बच्चों यहाँ पे हमारा
अव्यय वाला पूरा जो पाठ है आज क्लियर हो जा रहा है, आज समाप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे विकारी अविकारी ऐसे दोनों मिला के कुल हमारे 8 अव्यय है और 8 अव्यय को मिला के पूरा हमारा अव्यय का जो पाठ है वो आज समाप्त होता है। अब बच्चों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को।